नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम देखेंगे जो जियोग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 की चल रही थी उसके अगले चैप्टर को देखेंगे। और आज का जो चैप्टर हमारा है वो कौन सा है? महासागरीय जल और उसका परिसंचरण, यानी कि जो महासागरीय जल है तो उसके बारे में देखेंगे कि महासागर का जल कितना भाग में फैला हुआ है पूरी पृथ्वी पर। साथ में इसका देखेंगे उसका जो परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन जो होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन को हम देखेंगे कि कैसे वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो चलता है, मूव करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, तो आपको जो है चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे दे रखा है कि महासागर जो है, ठीक है, तो महासागर क्या है? विशाल जल राशि के भंडार, यानी पानी यानी जल जो होता है उसका बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है। आपको पता है पूरी पृथ्वी जो है उसका 1/3 हिस्सा क्या है? स्थल भाग है, और बाकी जो बचा शेष भाग 2/3 हिस्सा है वो क्या है? वो है महासागर भाग। तो वही लिखा हुआ पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे हुए है ये पूरा। आपको पता है, आप मैप में देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पूरी पृथ्वी पर यही जो है फैला हुआ है पूरी पृथ्वी पर। फिर दे रखा है जो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है खास बात क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में जो है महासागरीय भाग अधिक है और जो स्थल भाग है वो क्या है? कम है। आप देखेंगे मैप में तो पाएंगे जो उत्तरी गोलार्ध, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए ये आपका जैसे पृथ्वी हो गया, इसके बीच से जो विषुवत रेखा गई है तो इसके इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इस वाले भाग में उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल भाग अधिक है। स्थल जो भाग है यानी कि स्थल जमीन, लैंड एरिया ज़्यादा है, ठीक है। और इस वाले भाग में जो क्या है, इसकी तुलना में उत्तरी भाग की तुलना में जो है दक्षिणी भाग में जो है स्थल भाग की जो है कमी है, यानी कम है। तो इसका मतलब क्या है? इधर ज़्यादा महासागरीय भाग अगर देखा जाए तो इधर जो दक्षिणी गोलार्ध आपका है वहाँ पे महासागरीय भाग अधिक है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो वही लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध के 5 में से 4 भागों पर क्या है? उत्तरी गोलार्ध के 5 में से 3 में से कुछ अधिक भागों पर ही जल अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है 5 में से जो टोटल अगर 5 एरिया है तो उसमें 4 भाग क्या है? पानी है इधर दक्षिणी गोलार्ध में, और एक एरिया क्या है? एक भाग क्या है? स्थल भाग है। और इसके विपरीत उल्टा उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 5 में से 3 हिस्सा जो है, ठीक है, 3 हिस्सा क्या है? इधर पानी है, जल है, ठीक है। इधर जल है 3 हिस्सा, और 2 हिस्सा क्या है तुम्हारा बचा? वो बचा आपका क्या? स्थल भाग। तो आपने देखा कि स्थल भाग किधर अधिक है? स्थल भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थल भाग है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो आप समझिए होंगे इधर 3 भाग जल है तो इधर कितना भाग जल है? 4 भाग जल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है वो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये चीज निकल के सामने आती है कि उत्तरी गोलार्ध जो पृथ्वी का है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल भाग अधिक है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन जो है मुख्य रूप से जो है जल और वायु के कारण ही संभव हुआ। आपको पता है अगर जीवन को कंटिन्यू रखना है तो हमें जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए, दोनों ही बहुत ही एसेंशियल हैं मानव जीवन के लिए। फिर क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का जो है 97%, तो याद रखिएगा 97% कहाँ मिलेगा आपको? महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने ये छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा भी होगा, इससे पहले भी कभी पढ़ा ही होगा आपने कि 97% जो जल होता है वो कहाँ मिलता है? महासागरों में पाया जाता है। फिर सागरों और महासागरों का जल कैसा होता है? खारा होता है। खारा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसके अंदर जो है लवण पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे जल कैसा होता है? खारा हो जाता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। शेष जो है 3%, तो 97 है, टोटल 100 हुआ अगर, तो 3% बचेगा। तो 3% कैसा है? वो मीठा जल है, यानी वो पीने योग्य है, आप उसको पी सकते हैं, उसमें लवण नहीं मिले होते हैं। जो धरातल पर कहाँ मिलेगा आपको? धरातल पर हिम और बर्फ, यानी कि जो पहाड़ पर्वत आपने देखा होगा, या फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मीठे जल के रूप में बर्फ या फिर हिम के रूप में वो मिलेगा आपको। साथ ही कहाँ मिलेगा? झील वगैरह जो होगी, झील वगैरह देखते होंगे आप, नदियाँ हो गई जो है, या फिर कोई अन्य तालाब या जलाशय होता है वहाँ पर आपको मिलेगा। वो सब मिला के कितना है आपका? 3% केवल है। फिर आगे देख लेते हैं महासागर जो है,
महासागर जो है स्थलीय क्षेत्रों के तापमान को क्या करते हैं, मृदुल मृदुल बनाए रखते हैं। यानी कि मृदुल का मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट बनाना, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देते हैं मौसम को और ज़्यादा ठंडा भी होने नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता है जो जल होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसके प्रभाव में होता क्या है कि जल देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। तो ना तो ये ज़्यादा गर्म होने देता है किसी भी स्थान के मौसम के को, और या ना ही बहुत ही ठंडा होने देता है। तो ये खास बात है पानी की, यानी कि जल की। इन्हीं के जल से अधिकतर जो है जलवाष्प बनती है। यानी जो महासागर होते हैं, तो महासागर का जो जल होता है उस वो जब गर्म होता है तो गर्म होकर क्या बनेगा, जलवाष्प बनती है। ठीक है, और जलवाष्प बनेगा तो क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा भी था कि कैसे बादल बनते हैं। तो महासागर एरिया मान लो कोई है अगर ये, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में, सूर्य के प्रकाश में ये तापमान इसका बढ़ेगा और जलवाष्प क्या होगा, जलवाष्प का निर्माण होगा। ठीक है, जलवाष्प बनेगी तो क्या बनेंगे, ऊपर जाकर के ठंडे होंगे जलवाष्प। जब ऊपर जाएगी जलवाष्प ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे। ठीक है, अब ये बादल बने कहाँ पे हैं, महासागर के ऊपर बने हुए हैं। और मान लो स्थल भाग कहाँ पर, ये मान लो स्थलीय भाग है यहाँ पर। ठीक, ये स्थल भाग है। अब क्या होगी, पवन जो होगी, पवन क्या करेंगे, इन बादलों को कहाँ लेकर के आएंगी, स्थल भाग पर लेकर के आएंगी। तो बादल कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, स्थल भाग पे आ जाएंगे। अब बादल क्या होंगे, बाद में कुछ परिस्थितियाँ बनती ऐसी हैं तो बादल से क्या होती है, बारिश होती है। अब बारिश होगी तो क्या होगा, स्थल वाले भाग पर क्या मिलेगा, हमें वर्षा मिलेगी। ठीक है, आपने जो वर्षा देखते हैं वो इसी प्रकार की वर्षा होती है। ये क्या होती है, महासागरों के ऊपर जो जलवाष्प उड़कर ऊपर उठ करके क्या बनाएगा, बादल बनाएगा। बादल फिर क्या होंगे, जो वायु होती है, पवन होती है, पवन के प्रभाव में जो है स्थल भाग पे आएगी और स्थल भाग पर आकर के क्या करेगी, बारिश करेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर पवने, भाई आगे लिखा हुआ, पवने जो है बादलों को उड़ाकर स्थल भाग पर लाती हैं और फिर यहाँ पर के स्थलीय भाग पर क्या करेगी, वो बारिश करेगी। हमने आपको पहले ही बता दिया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ बादलों से क्या होती, वर्षा होती और हिम के रूप में वर्षण। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्षण जो होता है वो अलग होता है। वर्षण का मतलब क्या हो गया, वर्षण का हम लोग मतलब क्या हमेशा समझते हैं कि बारिश, वर्षा। लेकिन देखो वर्षा अलग होती है और वर्षण अलग होता है। वर्षण का मतलब कुछ भी बरसना ऊपर से। ठीक है, कुछ भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाएगा, वर्षण कहलाता है। ठीक है, और वर्षण दो प्रकार से हो सकता है, या तो वर्षा के रूप में हो, यानी कि जो पानी के रूप में जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। और हिम यानी जो ओले वगैरह पड़ते हैं, हिमपात होता है, तो उसको क्या, वो भी क्या है, वर्षण का एक रूप है। यानी दो प्रकार का वर्षण। वर्षण कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, या तो वर्षा होगा या तो हिम, या फिर क्या हो सकता है, ओला। हिमपात या फिर ओला। ओला क्या होता है, ओले जो बड़े बड़े होते हैं, और हिम क्या होता है, जो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में जो है कश्मीर वगैरह का सीन दिखाते हैं या फिर कहीं अन्य ठंडी जगहों का सीन दिखाते होंगे, तो वहाँ पे हल्के हल्के जो रुई के फुहारे के जैसे से गिरती है ना, जैसे बहुत ही बारीक हल्की हल्की गिरती है बर्फ, उसी को क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। महासागर क्या है, एक लंबे समय से ही भोजन प्राप्त करने का स्रोत है। तो आपको पता है महासागर में जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। भारी और अधिक स्थान घेरने वाले सामान के परिवहन के लिए, यानी जो बहुत भारी हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके परिवहन यानी उनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए समुद्र क्या है, एक उत्तम साधन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो कोई देश से आपको अमेरिका से कुछ लाना है, या फिर चीन से कुछ लाना है, या फिर यूरोप से कहीं से लाना है, गेहूं ले जाना है, लाना है, या फिर लौह अयस्क जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट करना है, कोयला हो गया, तेल हो गया। ठीक है, इन सब का है परिवहन स्थल की अपेक्षा जो है, यानी इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है स्थल यानी लैंड एरिया के स्थान पर जो है समुद्र से किया जाता है। क्यों, क्योंकि सस्ता पड़ता है ये बहुत। ठीक है, जितनी कॉस्ट पड़ेगी उसकी 1/3 कॉस्ट पड़ती है कहाँ पे, समुद्री मार्ग से। समुद्र मार्ग क्या हो गया, सस्ते होते हैं। ठीक है, और सुरक्षित भी होते हैं और कम मतलब खर्चा इस पे जो है कैसे क्या होता है, कम पड़ता है। इसलिए इनका इस्तेमाल हम करते हैं सामान को ट्रांसपोर्ट करने में। फिर महासागरों का जल क्या है, सदैव खारा होता है। आपको हमने पहले ही बता दिया। इसका कारण क्या है, इसमें घुले हुए लवण, तो हमने बताया था इसमें लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, खारा बना देते हैं, और ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इनको क्या है, वाष्पीकरण के बाद बच जाता है। यानी कि अगर हम महासागरीय जल को अगर हम उबालते हैं, पानी उसका निकाल देते हैं, वाष्पीकृत कर देते हैं,
तो उसमें जो बचा हुआ पदार्थ होगा क्या कहलाएगा, वो लवण कहलाएगा। फिर वही लिखा हुआ है, इसलिए पीने के लिए इसका पानी सीधे उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर पानी पिएंगे तो जो लवण हैं घुले हुए वो भी हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। लेकिन जल का खारापन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग महासागर का जल जो होता है, महासागरीय भागों का जल होता है, वहाँ पे जो लवणता पाई जाती है, ठीक है, सैलिनिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सैलिनिटी या फिर खारापन अलग अलग होता है, हर स्थान पे अलग अलग होगा, ठीक है। इसे क्या है, ग्राम प्रति हजार में नापा जाता है, यानी कि इसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसका जो मात्रक का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ग्राम प्रति हजार। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम पानी अगर लेते हैं हम और उसमें हम देखते हैं कि कितने ग्राम जो है लवण है, तो वही है, यानी कि यही लिखा हुआ है 1000 ग्राम में लवण की मात्रा कितने ग्राम है, यानी ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति हजार। फिर क्या है, सागर और महासागरों का जल जो है कभी शांत नहीं रहता, यानी कि इसमें हमेशा क्या होती रहती है, उथल पुथल होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है, सर्कुलेशन होता रहता है। इसमें जो है 3 प्रकार की गतियां होती है। तो कितने प्रकार की गतियां होती है, मूवमेंट होती है 3 प्रकार की। पहली मूवमेंट क्या होगी, तरंग होगी। दूसरी मूवमेंट क्या होगी, ज्वार भाटा हो गया, ठीक है, एल्बाइन बोलते हैं इंग्लिश में। और जो तीसरा मूवमेंट हो गया वो धाराएं, यानी कि इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको करंट, ठीक है। वो वाला करंट नहीं है यहाँ पे जो बिजली से लगता है करंट, यहाँ पे दूसरी तरह की धाराएं हैं, उसको बोलते हैं करंट इंग्लिश में। अब देख लेते हैं, पहला हम देख लेते हैं इसमें तरंगे क्या होती हैं, तरंगे बनती कैसे हैं। तो तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, देखो तरंगे क्या है, महासागरों की सतह पर पवनों के द्वारा, जो पवन चल रही है, मान लो कोई महासागर हो गया ये, ठीक है, ये कोई महासागर का ऊपरी हिस्सा हो गया, अब पवन ऐसे चल रही है, मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। तो इसके प्रभाव में, यानी कि पवन जो चल रही है वो क्या करेगा, जल को क्या करेगा, आगे की ओर ढकेलेगा। जैसे पवन अगर इधर की ओर चल रही है तो इसके ऊपर जल है उसको क्या करेगा, ढकेलेगा इधर की ओर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि तरंगे जो है महासागरों की सतह पर जो है पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, यानी कि फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जल कण, यानी जो तरंग में जो होता क्या है, तरंग में जो जल के कण होते हैं ऊपर और नीचे होते हुए, यानी अपनी गति को अपने इस साथ के कण को क्या कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। यानी मूवमेंट कैसी होती है तरंग में, ऐसे होती मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट होगी, ठीक है। तो तरंग में क्या होता है, जल आगे नहीं बढ़ता है, अपने स्थान पर क्या होता है, ऊपर नीचे गति करता है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्टिकल जो है गति होती है इसमें, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है जल का तरंग में। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे मृदु यानी सॉफ्ट हो सकती हैं, या फिर उग्र यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत यानी ऊंची ऊंची चलेंगी वो। तूफानी तरंगे जो ऊंची और विनाशकारी होती हैं, यानी जो तूफान जब आता है तो उस समय जो हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं, जिसके प्रभाव में क्या होगा, जो तरंगे बनेंगी वो भी क्या होंगी, बहुत बहुत ऊंची ऊंची ऐसी सब लहरनुमा बनेंगी, बहुत ही ऊंची ऊंची। अब ऐसी तरंगे चलेंगी तो तटीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति महासागर में अगर है, नाव वगैरह जो चलाते हैं, मछुआरे वगैरह होते हैं, तो उनको क्या होता है, नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है यहाँ पर ऐसी स्थिति में, ठीक है। तभी जो तूफान आता है तो अलर्ट के लिए क्या कर देते हैं, जितने भी मछुआरे होते हैं उनको बोल देते हैं तट पे वापस चले आएं, समुद्री भागों में ना जाएं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ जुड़ी ऐसी तरंगों के बहुधा जानमाल की भारी क्षति होती रहती है। आपने देखा होगा कोई चक्रवात अगर आता है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी विनाश होता है, नुकसान होता है, वहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली जाती है इसमें, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, ज्वार भाटा, ठीक है। तो जल में दूसरी गति कौन सी होती है, ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा होता कैसे, पहले ये समझ लेते हैं हम। देखिए आपकी ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, अब पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, ये जल हो गया, ये क्या हो गया, महासागर का मान लो जल है, ठीक है। आप ऐसे मोटा मोटा मान लेंगे, आपको पता है कि हर जगह जल तो नहीं है लेकिन अधिकतर भाग पे जल है। अब यहाँ पे आपका क्या है, चंद्रमा है, यहाँ पर आपका क्या है, सूरज है, ठीक है। तो पृथ्वी, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है क्या होता है, एक जो पदार्थ होता है, द्रव्यमान किसी चीज का मास होता है तो दूसरे पे क्या करता है, वो आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के अधिक नजदीक है, ठीक है,
हालांकि ये सूरज की तुलना में छोटा है, सूरज क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से। इसकी वजह से क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का मुख्य बल होता है वो किसके प्रभाव में होता है, वो होता है आपके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, उसका मास है, ठीक है, उसके प्रभाव में क्या करता है, इस पे जो है जो जल है उसको क्या करता है, वो आकर्षित करता है। ठीक है, अब देखिए आकर्षित करेगा, फोर्स लगाएगा कोई चीज अगर, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ का जो एरिया सबसे नजदीक होता है चंद्रमा के, वहां पे सबसे अधिक फोर्स लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ का जो जल होगा ऐसे उठ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा इसके प्रभाव में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसके प्रभाव में जो पृथ्वी के ऊपर जो जल मौजूद है वो क्या होगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में इसके ऊपर की ओर, इसकी ओर उठ जाएगा। ठीक है, बाकी की तुलना में। फिर देखिए ये तो हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है क्या, चंद्रमा क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे गोलाकार कक्षा में मूव कर रहा है। ठीक, गोल कक्षा में, तो गोल कक्षा में मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपने एक आगे चल के जो बड़े क्लासों में आप पढ़ेंगे, तो एक बल होता है अभिकेंद्रीय बल होता है, दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय होता है अंदर की ओर लगता है बल, अपकेंद्रीय जो बल होता है वो बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की ओर लग रहा है बल, तो इसके जस्ट अपोजिट उल्टा साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बल लगेगा वो कैसा हो जाएगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, यानी इधर की ओर लगेगा। तो आप देखेंगे क्या, एक स्थान पे यहाँ पर जल ऊंचा हो गया, जल का तल ऊंचा हो गया, और दूसरे स्थान पे यहाँ पे जल का तल ऊंचा हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक स्थान पर जो है एक ही समय पे दो बार आएंगे ज्वार। ज्वार क्या होता है, जो ऊंचा हुआ होता है, ऊंचा उभरा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ज्वार बोलेंगे। और भाटा क्या होता है, जब जल का तल नीचा होता है। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आते कैसे हैं, आगे की कक्षाओं में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने यहाँ पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए यही लिखा हुआ है कि जो समुद्र का जल स्तर जो है, जल स्तर यानी कि जो वाटर लेवल है, प्रतिदिन दो बार क्या होता है, नियमित अंतराल पर यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर जो है ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। समुद्री जल के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने को ही क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार का मतलब सब जो समुद्री तल होता है ऊंचा हो जाएगा तो ज्वार बोलेंगे, और जब नीचा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, भाटा बोलेंगे। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, हमने आपको पहले ही बता दिया। इसमें थोड़ा प्रभाव क्या है, सूर्य का भी रहता है, क्योंकि सूर्य जो है उसका भी कुछ तो ग्रेविटी है ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रभाव इसका भी रहता है। फिर महासागरों सागरों तथा झीलों जैसे बड़े जलाशयों में क्या है, ज्वार अधिक प्रभावी रूप से दिखता है, यानी वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। फिर ज्वार भाटा में क्या है, जल के उच्चतम स्तर को क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, और न्यूनतम स्तर को क्या बोलते हैं, भाटा कहते हैं। मान लो एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाते हैं, मान लो ऐसे है ये, तो मान लो एक समय है वहां पे जल का तल कितना है, यहाँ पर है। ठीक है, सबसे निचला तल मान लो, इससे कभी नीचे पानी नहीं जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाटा बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा आपका भाटा। फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो जल का स्तर जो है, मान लो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया मान लो, ठीक है, ये आप किसी बीच पे खड़े हैं तो यहाँ पे तक आ जाएगा अगर, तो इसको अधिकतम है ये, यानी इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वार बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे ज्वार और भाटा क्या होता है। ज्वार क्या होता है, अधिकतम जो जल स्तर होता है, भाटा क्या होता है, जो है न्यूनतम जल स्तर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है कि ज्वार भाटा को मानव जीवन में क्या महत्व है। अब इसका हम देख लेंगे उपयोग क्या होता है। देखिए, तो मनुष्य को व्यापार करने में, मछली को पकड़ने में और नौ संचालन, नाव को चलाने में सहायता मिलती है ज्वार से। ज्वार के समय क्या होता है, तट के निकट जल की गहराई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जल क्या है, ज्यादा ऊंचा हो जाएगा ना जल का तल जो है। इससे फायदा क्या है, इससे बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, पोतासरे, पोतासरे का मतलब बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह तक क्या है, आसानी से आ सकते हैं, तथा सुरक्षा पूर्वक क्या है, पोताश्रय छोड़ भी सकते हैं, यानी कि वापस जा सकते हैं। भारत के कुछ पत्तन, यानी कुछ पत्तन मतलब क्या होगा, बंदरगाह, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, पोर्ट। ठीक है, तो ज्वार भाटा पर ही निर्भर है, यानी कि कुछ पोर्ट भारत में ऐसे हैं जो ज्वार और भाटा आने पर ही वो जो है बंदरगाह तक पहुंच पाते हैं। गुजरात का जो कांडला, अब इस जो है इसका यहाँ पे कांधला लिखा हुआ है, लेकिन सही नाम क्या है इसका है, कांडला।
ठीक है। तो गुजरात में जो एक कांडला बंदरगाह है, ठीक है, और तथा पश्चिम बंगाल का जो कलकत्ता, तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा एक बंदरगाह जहाँ का नाम क्या है, कलकत्ता बंदरगाह। ऐसे ही वो क्या है, पत्तन है, ठीक है। तो ये पत्तन ऐसे हैं जो ज्वार भाटा का इस्तेमाल करके ही जो इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल की गहराई क्या है, बहुत ही कम होती है। अब जल की गहराई कम है तो वहाँ पे बड़े बड़े जहाज होते हैं वो अंदर तक नहीं आ पाएंगे। तो अंदर अगर आना है, उनको प्रवेश करना है अंदर तक, तो उसके लिए जल का स्तर ऊंचा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ज्वार का इंतजार करेंगे बैठ के। जब हाई टाइड होगा यानी ज्वार आएगा, तब हम अपने बड़े बड़े जहाज़ों को बंदरगाह तक ले जा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार ज्वार के पानी से जो है नदियां नौ संचालन के योग्य हो जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं, हुगली नदी पर स्थित जो कलकत्ता के पत्तन यानी कलकत्ता का जो बंदरगाह है का महत्व ज्वार के कारण ही है, ठीक है। नदियां क्या करती हैं, इसके बाद अपने मुहाने लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुहाने का लीजिए। तो नदियां जो होती हैं अपने मुहाना क्या होता है, जहाँ पर नदियां जो होती है समुद्र से आके मिलती हैं, ठीक है। मान लो ये समुद्र का एरिया है, तो जहाँ पर नदियां जो होती है समुद्र में आके मिलती हैं, गिरती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, नदियां अपने मुहाने पर गाद क्या करती हैं, जमा करती हैं। ज्वार भाटा क्या है, इस गाद को हटाता रहता है, यानी ज्वार भाटा होता है जो, तो यहाँ पे जो मिट्टी जमी हुई है उसको क्या करता है, वो हटाता रहता है। इससे क्या है, नदियों में जल की क्या है, गहराई बनी रहती है। संसार के कई जो बड़े पत्तन यानी जो पोर्ट होते हैं, जैसे लंदन हो गया, हैम्बर्ग हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, रॉटरडम हो गया, ऐसी नदियों के मुहाने पर ही क्या है, स्थित हैं, जहाँ ज्वार आता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा जो है ज्वार आता रहता है। इन पत्तनों की स्थिति आप मानचित्र में देखिए कि कौन सा पत्तन कहाँ पे है। तो लंदन देखिए आप कहाँ पर है, हैम्बर्ग कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, रॉटरडम कहाँ पड़ता है। अब भारत का देखिए कांडला कहाँ पर है, और जो कोलकाता बंदरगाह है ये कहाँ पर है। तो इससे आपको जो है मानचित्र से जो है चीज़ों को आसानी से याद रखने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, महासागर की धाराएं, ठीक है। ओशियन करंट बोलते हैं इंग्लिश में है, हिंदी में बोलेंगे महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, देखिए कुछ नहीं, जैसे स्थल भाग पे क्या होते हैं, जो धरातल है, धरातल पर क्या है, नदियां चलती हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही महासागरों में भी क्या है, जल का एक निश्चित भाग जो है एक निश्चित दिशा में गतिशील रहता है, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम, महासागरीय धाराएं बोलते हैं। तो बहुत ही आसान परिभाषा है। तो वही लिखा हुआ, महासागरों में जल जो है बड़ी मात्रा में एक भाग से क्या है दूसरे भाग में क्या हो, गतिशील रहता है, यानी यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे, ठीक है। यह गति धारा जो है या प्रवाह के रूप में हो सकती है, यानी धारा बोलते हैं जब मात्रा कम होती है जल की, और प्रवाह कब बोलते हैं, जब ज़्यादा मात्रा। धारा को बोलेंगे क्या, करंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करंट हो जाएगा। और प्रवाह को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रीम। तो आप दो चीज़ें समझ लीजिए, जब ज़्यादा मात्रा में होगी तो क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रीम बोलेंगे, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अगर जल का मूवमेंट हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, और इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में क्या है, नदी की तरह बहते हुए जल को महासागरीय धारा कहते हैं। हमने अभी आपको बता दिया है। ये धाराएं क्या है, कम चौड़ी और तेज गति, यानी बहुत तेज से पानी गति वाला होता है, वाली होती हैं। इनकी गति क्या है, 2 से लेकर के 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, ये स्पीड होती है लगभग। लेकिन कभी कभी जो है महासागरों का जल क्या है, एक चौड़े और धीमी गति, यानी कि चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत चौड़ाई में, और लेकिन थोड़ी स्पीड कम होती है, क्योंकि चौड़ा हो गया है ना, तो स्पीड का फर्क पड़ेगा उस पर। अभी ये बहती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, या फिर ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रवाह का रूप लेता है। इनकी गति क्या है, 1 से लेकर के 3 किलोमीटर तक प्रति घंटे होती है, यानी कि स्ट्रीम जो होती है ये हो जाएगी। तो करंट देख लिया हमने, यहाँ पे स्ट्रीम देख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, महासागरीय धाराएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। अब देखिए महासागर का जो जल हो गया तो ठंडा हो गया, गर्म होगा, तो ठंडा होगा तो ठंडी क्या कहलाएगी, महासागरीय धारा कहलाएंगी, और गर्म होगा तो गर्म महासागरीय धाराएं कहलाएंगी। तो वही लिखा हुआ, महासागरीय धाराएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं यानी हॉट करंट, और ठंडी धाराएं यानी कि कोल्ड करंट।
ठीक है। अब देखिए आप पृथ्वी पर सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि कहाँ पे गर्म होगा, कहाँ पे ठंडा होगा। अब देखिए जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य क्या है वर्ष भर गर्म चमकता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी होगा कैसा होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो विषुवत रेखा की तरफ से अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ का जो पानी होगा कैसा होगा, विषुवत रेखा पे वो गर्म होगा। यहाँ पे यानी जो करंट होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। और जो ध्रुव से आ रहे, अगर कोई पानी आ रहा है, ध्रुव से कोई करंट आ रही है, वो कैसे होगी, ठंडा होगा, क्योंकि ध्रुवों पे क्या होती है, बर्फ होती है, तो वहाँ का पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। तो अगर ध्रुव की तरफ साइड से आ रही है, या फिर उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है, इधर से भी हो सकता है, तो यहाँ का जो पानी होगा कैसा होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो कैसी करंट बनेगी हमारी, कोल्ड करंट। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो जल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि वो करंट कैसी है, ठंडी है या गर्म है। हमको याद करने की जरूरत नहीं, हमको समझने की जरूरत है बस केवल। हमें अगर ये पता है कि ये करंट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, तो हम उसको बता देंगे कि वो ठंडी करंट होगी व गर्म करंट होगी। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, लिखा है विषुवतीय प्रदेशों में, यानी कि इस वाले एरिया में, ठीक है, से विषुवतीय प्रदेशों से कहाँ जा रही है, ध्रुवों की ओर। तो गर्म वाले एरिया से जा रही है, कहाँ की ओर जा रही है, ठंडे प्रदेश की ओर जा रही है। की ओर बहने वाली धाराएं कैसी हैं, गर्म धाराएं होती हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, याद कुछ करना है ही नहीं, आपको समझना है बस केवल। फिर क्योंकि ये विषुवतीय क्षेत्रों से जो है गर्म जल ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, बहुत ही आसान हो गया। फिर अब देख लेते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र की हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है तो वहां पे क्या होगा, जाहिर सी बात ठंडा जल होगा वहां का। ठीक है, तो वही लिखा हो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो है विषुवतीय प्रदेशों की ओर। अब कहाँ से जल, कहाँ से आ रहा है, जल आ रहा है कहाँ से, मान लो ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, किधर की ओर जा रहा है, ये विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, तो इधर का जल कैसा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, तो कैसी करंट हो जाएगी, ये ठंडी करंट हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय प्रदेशों की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। धाराओं का जो जल है आसपास के जल से थोड़ा ही अधिक गर्म या ठंडा होता है। तो धाराएं होती हैं जो, तो उनके आसपास का जो है, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है कि 8-10 डिग्री का अंतर हो जाए, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। फिर वही लिखा हुआ मानचित्र जो आपको दिखाया गया है, ये वाला मानचित्र में प्रदर्शित प्रशांत, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा, अटलांटिक, और नीचे देख रखा होगा प्रशांत महासागर का। तो यहीं पे लिखा हुआ है प्रशांत और अटलांटिक महासागर की धाराओं को क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखिए, आप समझेंगे उसको। ठीक है, आप देखेंगे जो ये धारा आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, ये इधर से, तो आपको पता चल गया कैसे होगी, ठंडी होगी। ये धारा ऐसे जा रही है तो आपको पता चल गया ये गर्म होगी। ठीक है, ये ऐसे गई, ऐसे गई, तो आपको पता है कि ये विषुवत रेखा से आ रही है, इसलिए कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, फिर ये धारा ऐसे नीचे की ओर आ रही है, तो आपको पता है ध्रुव की तरफ से आ रही है, तो कैसी होगी, ठंडी होगी। तो बहुत ही आसान है इसको पहचानना कि कोई भी धारा गर्म है, ठंडी है, कैसी है, आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे। फिर क्या करें, प्रत्येक महासागर की गर्म और ठंडी धाराओं की अलग अलग सूची बनाइए। तो आपको काम दिया गया है कि आप उसमें मैप में देखें और हर धारा को अलग अलग, उसको अलग अलग सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। अब आप पहचान तो लेंगे ही, हमने इतना आपको बता ही दिया है कि ठंडी कौन सी होगी और गर्म कौन सी होगी, इसको आप आसानी से अब आप पहचान तो लेंगे ही। ठीक है, फिर धाराओं की दिशाएं भी ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात के लिए कि किधर से किधर चल रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि पवनों की तरह से धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो आप देखेंगे जैसे पवनें होती हैं, तो आपको पता है पवनें जो होती हैं कोरियालिस बल के प्रभाव में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। सेम यहाँ पर भी क्या है, पवन के साथ साथ ही एक्चुअली इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो पवन जैसे चलती हैं वैसे ही जो है महासागरीय धाराएं भी चलती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, मान लो यहाँ से जल ऐसे गया, ठीक है, दाहिने आपका कहाँ पड़ेगा, ऐसे, तो ऐसे मुड़ जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे ऐसे जाएगा जल, बाएं किधर मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, तो ऐसे मुड़ जाएगा वो। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज़ है, आप आसानी से इसको कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर के बाद अब यहाँ पे दिखाया गया है प्रशांत महासागर की जो है जलधारा को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बनेगी ये देखिए, हम बताते हैं कि कैसे उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ से क्या है, पूर्वी पवनें चलती हैं ऐसे, ठीक है, पूर्वी पवनें चलती है ना, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स की दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है वो। तो यहाँ से क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सी है धारा, ये विषुवत रेखा है। ये देखिए आप विषुवत रेखा दिख रही है आपको, तो विषुवत रेखा उत्तर में है तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, उत्तर विषुवती धारा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इंग्लिश में, ठीक है। अब आगे जाती जाएगी आगे क्या होगा, ये यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, यहाँ से टकराएगा यहाँ से, तो ऐसे घूम जाएगी, साथ में क्या है अपने दक्षिणी दाहिनी ओर मुड़ भी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूरोशियो, ठीक है, क्यूरोशियो। अब इसका नाम होगा क्यूरोशियो। किसी भी जो धारा का नाम है वहाँ के स्थानीय कोई स्थान होता है वहाँ उसके नाम पर रखा जाता है। तो यहाँ पे जापान आइलैंड है ये, ठीक है, ये जापान हो गया, तो उसी के नाम पर रखा गया है क्यूरोशियो, ठीक है। अब ये कैसी होगी धारा, कैसी होगी, गर्म होगी। क्यों होगी, कहाँ से आ रही है, आप देखिए विषुवत रेखा से आ रही है ना ऐसे, तो यहाँ का पानी कैसा है, गर्म है, तो जाहिर सी बात गर्म हो गई, आगे गई आगे गई आगे गई, ठीक है, ये ऐसे आगे चलती जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से इधर से आ रही है एक, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है जैसे, ठीक है, यहाँ से आ रही है, इसका नाम क्या है, ओयोशियो, ठीक है। आप मैप में देखेंगे दिखाई देगा अच्छे से। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, ओयोशियो। ओयोशियो कैसी होगी, ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी, क्योंकि कहाँ से आ रही है, वो ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है ना, ऊपर क्या है इधर साइड में, उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। तो कैसी हो गई, ठंडी हो गई। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखो ऐसे गया हुआ है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी आके, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगी। यहाँ पे कैलिफोर्निया जगह का नाम है, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के नाम पे रख दिया गया, इसका नाम क्या होगा, कैलिफोर्निया की धारा। अब कहाँ से आ रही है, उत्तरी क्षेत्र से आ रही है ना, और कहाँ को जा रही है, विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। तो कैसी हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी अब, ठीक है। फिर इसकी एक शाखा यहाँ से टकरा करके क्या, एक शाखा इधर की ओर चली गई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चली गई। अब देखेंगे ये कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, ये आ रही है इधर, अब जा कहाँ रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो कैसी हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी। अलास्का की, यहाँ पे अलास्का डेजर्ट है तो उसके नाम पर क्या रखा गया है, अलास्का। तो ये कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब आप सोचेंगे गर्म कैसे हो जाएगी, देखिए कोई भी जो धारा है वो गर्म है या ठंडी है, वो अपने सापेक्षिक रूप से होती है, यानी वहाँ का जो आसपास का जो प्रदेश है, यानी कि जल है उसके आसपास का, वो कैसा है, गर्म है या ठंडा है। तो जाहिर सी बात, ये कहाँ से आ रहा है पानी, ये आ रहा है विषुवत रेखा से आ रहा है, ठीक है। विषुवत रेखा से गया गया गया, तो इसके कंपेयर में ये वाला जल कैसा होगा, गर्म होगा, समझ गए। यहाँ पे जो पहले से मौजूद पानी है वो उसके कंपेयर में गर्म होगा, तब ये गर्म हो गया। लेकिन जब ये यहाँ से इधर की ओर मुड़ती है तो आप कहेंगे ठंडी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो पहले से अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसके साथ अगर दूसरी कोई चीज़ कम गर्म आएगी तो उसके लिए ठंडी हो जाएगी ना उसके कंपेयर में। तो आप कहेंगे क्या ये ठंडा है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे मान लो तापमान कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जल का, ठीक है, और ये इधर से आ रहा है मान लो ये 23 डिग्री है जल का तापमान, ठीक है। तो गर्म तो दोनों है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 25 डिग्री वाला गर्म है या 23 डिग्री वाला गर्म है, तो आप क्या कहेंगे, आंसर होगा 25 वाला गर्म है, और उसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जो चीजें होती हैं वो सापेक्षिक रूप से होती हैं, गर्म है या ठंडी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर चलेगी इधर साइड में, ठीक है। जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा मूवमेंट पानी का। कैसे चलेगी, यहाँ से हवाएं चलेंगी ऐसे, हवा के प्रभाव में क्या है, पानी गतिशील हो जाएगा, पानी चलेगा चलेगा, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, दक्षिणी विषुवती धारा, क्योंकि दक्षिण में है ये, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएगा ऐसे, तो ये कैसी हो जाएगी, गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा है ना, ठीक है। फिर मुड़ी आएगी इधर की ओर, पछुआ पवनें चलती है ना इससे, पछुआ पवनों के प्रभाव में ये फिर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैसा पानी है, ठंडा होगा, क्योंकि दक्षिणी इधर ध्रुव है तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। फिर ये ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये गर्म है प्रदेश, और ये कैसी पानी कैसा आ रहा है, ये ठंडा आ रहा है। तो ये ठंडा पानी आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, धारा कैसी होगी, पेरू धारा। यहाँ पे पेरू देश है यहाँ पर, ठीक है, पेरू देश है, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ेगा, पेरू की धारा। अब पेरू की धारा कैसी धारा है, ठंडी है। क्यों, क्योंकि कहाँ से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है ध्रुव से आ रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र से आ रहा है, और जा कहाँ रहा है, विषुवत की ओर। यानी ये इलाका गर्म है तो ये पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
तो ऐसे ये मूवमेंट चलती है। अब देखेंगे आप इसमें एक जो जल है यहाँ पर ऐसे चल रहा है, इनके बीच में ये उत्तरी करंट हो गई, ये दक्षिणी करंट हो गई, और इनके बीच में चलती है ये कौन सी, विपरीत विपरीत विस्वती धारा, इसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब सोच रहे हैं, देख रहे हैं अब एक ऐसी चल रही है, एक ऐसी चल रही है, अब उसके बीच में ऐसी चल रही है उल्टा दिशा में, ठीक है, इसके क्या है, विपरीत चल रही ना, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिएगा, विपरीत विस्वती धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे इसको हम, ठीक है। क्यों बनती है, देखिए अब क्या होगा, सारा पानी जो है यहाँ से इकट्ठा होकर के कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर से भी क्या है, पानी इकट्ठा होकर के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ का जो पानी का जो जल है, स्तर है, वो ऊंचा हो जाएगा। और हमेशा जो है पानी कैसे फ्लो होता है, पानी हमेशा फ्लो होता है ऊंचे वाले जल स्तर से नीचे वाले जल स्तर की ओर, ढाल की ओर बनेगी ना, ढाल ऐसे बन जाएगी ना, जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जल तल ऊंचा हो जाएगा, इसके कंपेयर में, इसके सापेक्षिक रूप में, ठीक है। तो अब पानी का जल कैसे चलने स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो जल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और पृथ्वी मूवमेंट होती रहती, पृथ्वी भी घूम रही है, जिसके प्रभाव में क्या होगा, ये जल जो है वापस जो है इनके बीच में जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में बहने लगता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जल धाराओं को, ठीक है, प्रशांत महासागर की जल धारा को। चलिए अब देख लेते हैं महासागरीय जो धाराएं होती हैं इनका प्रभाव क्या होता है, यानी ये इम्पैक्ट क्या होता है। तो आप देखेंगे जिन तटवर्ती क्षेत्रों और द्वीपों से, जहाँ द्वीप हो गया, जो तटीय इलाके हो गए, वहाँ से जो धाराएं गुजरती हैं, वहाँ की जलवायु क्या होती है, कृषि है और अन्य जो आर्थिक गतिविधियों पर ये बहुत अधिक क्या डालते हैं, प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो गर्म धाराएं जो होती हैं, किसी स्थान का तापमान उसके अक्षांश के औसत तापमान की तुलना में क्या होती है, अधिक बढ़ा देती हैं, जाहिर सी बात है। अब देखिए कहीं पर गर्म पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का तापमान क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। फिर ठंडी धाराएं जो हैं किसी स्थान की जलवायु को क्या कर देती हैं, अपेक्षाकृत ठंडा कर देती हैं, क्योंकि ठंडा पानी जाएगा तो वहाँ का जो जलवायु होगा पहले से उसको क्या कर देगा, ठंडा और कर देगा ना, वो जाहिर सी बात है। उदाहरण की बात करते हैं अगर, तो प्रशांत महासागर में जो क्यूरोशियो है धारा, और अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम है, यानी गल्फ स्ट्रीम क्रमशः दक्षिणी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पूर्वी भाग की जलवायु को क्या कर देते हैं, मृदुल बनाती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो क्यूरोशियो धारा है ये कैसी है, गर्म है, अभी हमने ऊपर देखा था ये भी गर्म है, और जो गल्फ स्ट्रीम धारा है वो कैसी है, ये भी गर्म है। अब ऐसे में होता क्या है, जब जहाँ पे ये गर्म धाराएं जाती हैं तो वहाँ पे क्या कर देती हैं, ये वहाँ के मौसम को गर्म कर देती हैं। इससे क्या होता है, जो इन इलाकों में ठंडी के समय जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही होती है तो वहाँ की ठंडी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी कि मौसम वहाँ का कैसा हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही, ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो रही है, तो कैसा हो गया, मृदुल मृदुल बन गया मौसम, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लाभ हो गया, यानी प्रभाव डालती हैं। फिर क्या है, गर्म धाराओं से प्रभावित जो होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के, अब देखा जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे गर्म पानी जाएगा तो बर्फ को जमने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो सर्दियों में भी जो पोर्ट, पत्तन मतलब पोर्ट, बंदरगाह, तो वही लिखा हुआ ध्रुवीय क्षेत्रों के जो पत्तन होते हैं सर्दियों में भी क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ बर्फ नहीं जम पाती, क्योंकि गर्म पानी आ रहा है, जाहिर सी बात है। उदाहरण के लिए गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो गर्म यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह होता है, ठीक है, के प्रभाव से जो है ध्रुवीय वृत्त में जो है स्थित नॉर्वे, जो नॉर्वे का जो तट होता है वहाँ पे शीत ऋतु में भी खुला रहता है वो, यानी कि बर्फ नहीं जमती है। इसके विपरीत क्या है, लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है का तट जो अपेक्षाकृत निचले अक्षांश पर है, यानी कि इसके कंपेयर में, नॉर्वे के कंपेयर में जो है ये निचले स्थान का, ये मान लो अगर यहाँ पर है, मान लो 65 डिग्री के आसपास है मान लो, तो ये कहाँ पर है, मिलेगा आपको 60 डिग्री पे मिलेगा लगभग मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा ठंडी होगी ना 65 डिग्री पे, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, गर्म जलधारा होने की वजह से क्या होती है, यहाँ का जो तट है वो जम नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे गर्म जलधारा नहीं होती है, ठंडी जलधारा बहती है, लेब्राडोर जलधारा जो होती है ठंडी जलधारा है, इसकी वजह से यहाँ का जो तट होता है वो क्या हो जाता है, बर्फ से जम जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ठंडी धारा के प्रभाव से जो है उसी अवधि में, यानी उसी मौसम में जो है ठंडी के मौसम में बर्फ से क्या होता है, ढका रहता है ये,
चलिए आगे देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है जो धाराएं होती हैं किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती हैं। फिर गर्म धाराओं के ऊपर से नीचे आने वाली पवनें, जो गर्म धाराएं होती हैं तो गर्म धारा के ऊपर जो बहने वाली पवन होती है अधिक आर्द्र होती हैं। जाहिर सी बात है, गर्म है तो तापमान अधिक है, तापमान होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो पवन होगी कैसी होगी, वो आर्द्र होगी, यानी पानी उसके अंदर होगा। वे तटीय क्षेत्रों में पहुंचकर क्या करती, काफी वर्षा करती हैं, क्योंकि वर्षा कब होती है, वर्षा होने के लिए जो है जो पवन होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन में प्रायः ऐसी पवनों से ही वर्षा होती है। इसके विपरीत तो कहने का मतलब यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि गर्म धाराएं जो होती हैं जिन स्थानों पर बहती हैं, यानी गर्म धाराएं जहाँ पे बहती हैं वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गर्म धाराएं चलेंगी वहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। फिर इसके ऊपर ठंडी धाराओं के ऊपर क्या होगा, अब देखिए ठंडी धारा होगी तो ठंडी धारा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वहाँ पे वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली जो पवन होती है वो कैसी होगी, शुष्क होगी, क्योंकि ठंडा है तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो क्या होगा, पवन में आर्द्रता भी कम होगी, पवन में आर्द्रता कम होगी तो क्या होगी, पवन शुष्क हो जाएगी। ठीक है, अतः इन पवनों से क्या है, तटीय भागों पर या तो वर्षा होती ही नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, तो जाहिर से ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ठंडी जल धाराएं चलती हैं वहाँ पे वर्षा नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है। फिर तटों के जो है समीप संसार के गर्म मरुस्थलों की अवस्थिति के लिए ठंडी धाराएं भी अंशतः जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब जिन भागों में आप देखेंगे तटों के समीप वहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको मरुस्थल मिलेंगे, तो मरुस्थल होने का एक कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पे ठंडी धाराएं बहती हैं उसके पश्चिम में, तटीय क्षेत्रों के पश्चिम में ठंडी धाराएं बहती हैं, जो भी एक कारण है मरुस्थल के बनने में। ठीक है, अंशतः जिम्मेदार हैं, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है लेकिन अंशतः जिम्मेदार हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल इसका एक उदाहरण है। तो आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका है तो उसका वहाँ पे जो एक मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल जो है वो इसी प्रकार का एक मरुस्थल है, यानी उसके लिए मरुस्थल होने के लिए एक जिम्मेदारी ये भी है कि वहाँ पर जो ठंडी धारा बहती है, कौन सी, पेरू की धारा। आपने देखा था अभी मैप में पेरू की धारा। देखिए ज्योग्राफी पढ़िएगा हमेशा तो मैप को साथ में लेकर पढ़िएगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आगे देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो आप देखेंगे बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर एक इधर से ठंडी धारा आ रही है और एक इधर से गर्म धारा आ रही है। ठीक है, दोनों मिलेंगी कहीं ना कहीं पर, तो जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर क्या होगा, मौसम कैसा होगा, बहुत ही फॉग वाला होगा। ठीक है, यानी कोहरा होगा वहाँ पर, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या होगा, कोहरा होगा, और तापमान यहाँ पे क्या होगा, अच्छा होगा, ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही लिखा हुआ है, जिन स्थानों पर जो है जल की ठंडी धारा और गर्म धाराएं मिलती हैं वहाँ पर प्लवक भी खूब पनपते हैं। प्लवक क्या होते हैं, जिनको मछलियाँ खाती हैं, ये मछलियों का क्या है, भोजन है, यह मछलियों का भोजन है और इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में क्या है, मछलियाँ पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, मछली कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ उसका भोजन होगा वहीं तो मिलेगा। अतः ऐसे क्षेत्र जो है संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से क्या घना कोहरा छा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जहाज़ों को खतरा रहता है, लेकिन वही है कि अब कोहरा होगा तो दिखाई नहीं देगा ना, तो जहाज़ों के टकराने की संभावना रहती है, किसी चट्टान से टकरा जाए या फिर कोई जहाज आपस में टकरा जाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें रास्ता साफ नहीं दिखता है। ऐसा एक प्रदेश क्या है, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के पास है जहाँ गर्म जलधारा यानी जो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कैसी, गर्म है ना, तो गल्फ स्ट्रीम और ठंडी जो है लेब्राडोर, ये दोनों आपस में मिलती हैं। तो आप देखेंगे ऐसे यूएसए का जो कोस्ट है तो यहाँ पर इधर से आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, और यहीं पर क्या आपको मिलेगा, ये कोहरा वाली स्थिति मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दोनों धाराएं मिलती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, धाराएं जो है नौ संचालन पर भी एक निश्चित प्रभाव डालती हैं, यानी जो नेविगेशन होता है, जो महासागरों में जो नौ संचालन किया जाता है, नावों नेविगेशन बोलते हैं इसको,
भी इन पर भी क्या है निश्चित प्रभाव डालती हैं। धारा के बहने की दिशा में क्या जाने वाले जहाज की गति बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर पानी का तेजी से बह रहा है तो उसमें जो जहाज चलाएंगे, आप कोई पोर्ट चलाएंगे, पोर्ट्स बोल रहा हूँ सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, जहाज जलयान, ठीक है, जलयान चलाएंगे इस पे अगर, तो तेजी से चलेगा ना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी होती है, नदी में अगर नदी की दिशा में अगर आप नाव चलाते हैं तो क्या है, नाव की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें नदी की स्पीड जुड़ जाएगी। अतः क्या होगा, जहाज जो है, जहाज धाराओं के साथ जाना पसंद करते हैं, यानी कि जहाज को जैसे जैसे धाराएं चलती हैं उसके साथ साथ जो है जहाज़ों को भी चलाया जाता है, क्योंकि इससे समय बचेगा, पहली बात क्योंकि स्पीड आ जाएगी तो टाइम बचेगा, और ईंधन यानी जो फ्यूल लग रहा है उसकी भी क्या होती है, बचत होती है। गर्म धाराओं से जो है हिमशैलों के गलने में सहायता मिलती है। जो हिमशैल होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो गर्म धाराएं क्या कर देंगी, उनको पिघला देती हैं, जो नौ संचालन के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन ये भी समस्या है कि जो नौ संचालन में खतरा डालते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाज होते चलते हैं तो क्या होते हैं, बर्फ से टकरा जाते हैं। आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी, तो टाइटैनिक मूवी में क्या होता है, टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो हिमशैल होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, उनसे टकरा जाते हैं जहाज और पूरा का पूरा जहाज डूब जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा महासागरीय जल के बारे में देखा हमने, महासागरीय जल का परिसंचरण देख लिया हमने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मेन उद्देश्य था आपको समझाना। देखिए, लिखा तो सब कुछ किताबों में है, लेकिन मेरा काम क्या है, सरल भाषा में चीज़ों को समझा देना आपको। और अगर आपको लगा हो कि मैंने अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ गया है, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छी चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो मेरा भी इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नए अगले वीडियोज़ भी बनाने के लिए। तो इसलिए जो है, अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।